तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट, और ये अपडेट हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी सेंसिटिव है। दरअसल ईरान इस समय जंग के मुहाने पे खड़ा है, और जंग के मुहाने पे खड़े होने की वजह ये है कि वहाँ पे अब प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोगों की नाराज़गी थी, कुछ इजराइल और अमेरिका ने भड़काया भी और अपने एजेंटों को उन प्रदर्शनकारियों के बीच में मिलाया। शुरुआत में प्रदर्शन जो था वो नॉर्मल लेवल पे हो रहा था कि भाई सरकार हमारी बातों को सुने। तेहरान की बाज़ार से शुरू हुआ था ये प्रोटेस्ट और व्यापारियों ने शुरू किया था। धीरे धीरे उस प्रोटेस्ट को आग लगी, उसके बाद फिर पूरे शहर में आग लगी। पहले एक शहर, फिर 2 शहर, उसके बाद अब तो 200 से ज़्यादा शहरों में ईरान में जो प्रोटेस्ट है उसकी आग फैल चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। IRGC के जो लोग हैं वो पकड़ पकड़ के लोगों को मार भी रहे हैं। सड़कें जो हैं वो ताबूतों से पटी पड़ी हैं, लाशें अस्पतालों में ठूंसी पड़ी हैं। कई अस्पतालों ने तो अब ये कह दिया कि हमारे पास कोई बॉडी या फिर कोई इलाज के लिए ना आए, चूँकि हमारी क्षमता ही खत्म है। और इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी शक्ति बरती गई तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। इजराइल भी इसी ताक में बैठा है कि किसी भी हाल में वहाँ पे मिलिट्री एक्शन हो, खामनेई की जो सरकार है उसको गिराई जाए। चूँकि खामनेई की जब सरकार गिर जाएगी तो ऐसे हाल में चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, इनकी कमर टूट जाएगी, चूँकि फंडिंग रुक जाएगी। तो इजराइल इसी ताक में बैठा है, चूँकि इजराइल का भी अपना एक सपना है, ग्रेटर इजराइल का। अब इसी बीच 2-3 चीज़ें हैं। देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो ईरान का मामला, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन एक मामला तो चाबहार पोर्ट का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अब एक मामला ये है कि ईरान के अंदर 2 से 3 हज़ार भारतीय स्टूडेंट फंसे हैं। स्टूडेंट जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि जो बिलो एवरेज हैं और ठीक ठाक पैसे वाले हैं, जब वो नहीं निकाल पाते तो फिर वो विदेश की तरफ भागते हैं। ऐसे ही रशिया यूक्रेन के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे वो यूक्रेन भाग गए थे पढ़ने के लिए। फिर जब रशिया यूक्रेन जंग हुई तब उनको वहाँ से सुरक्षित लाया गया। अब सेम हाल ईरान में है कि 2 से 3 हज़ार तो स्टूडेंट हैं। अब कितने ऐसे होंगे जो वहाँ पे जॉब वॉब करते होंगे, कई ऐसे होंगे जो गलत तरीके से गए होंगे और भारतीय हैं। ये तमाम लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इसी बीच ईरान से एक खबर निकल के सामने आई कि एक शख्स को ईरान अब लटकाएगा, और जिसका नाम है इरफान सुल्तानी। और जैसे ही लटकाने की बात बोली गई, इसी के जस्ट बाद कहा गया अमेरिका द्वारा कि अगर उसको फांसी दी गई तो हम हमला कर देंगे। तो फिर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, चूँकि आज की ही तारीख है ईरान के अंदर जिस तारीख को इरफान सुल्तानी को लटकाया जाना है। उसके ऊपर अल्लाह के अपमान का आरोप लगा है। तो ऐसे हाल में भारत सरकार ने अब एडवाइजरी जारी करते हुए अपने लोगों से कहा, यानी भारतीयों से कहा कि जैसे भी हो सके किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से आप वहाँ से निकलें, किसी भी साधन से। चूँकि अब वहाँ रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, चूँकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1-2 दिन में अमेरिका हमला करेगा। अब करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का मूड बन रहा है, हमला हो सकता है। और अगर हमला हुआ तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे देश के किसी नागरिक की जान जाए। बहरहाल अब जैसा होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि ईरान में अगर कोई है तो वापस आ जाए, चाहे जैसे आए, हम व्यवस्था भी करेंगे। तो मुझे लगा कि आपको ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। मे भी आपके कोई संपर्क का, कोई संबंध का वहाँ पे हो, और चूँकि वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद है, इस वजह से कांटेक्ट वगैरह तो हो नहीं पा रहा। तो ऐसे हाल में माँ बाप भी बेचारे परेशान हैं, वहाँ के बच्चे भी परेशान हैं कि अपने घर वालों को कैसे बताएं कि हम सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। चूँकि हमारे देश की मीडिया ने भी बता रखा है कि भाई, और मैं भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर सुनने सुनाने वाली बातों को माने तो कम से कम 10 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। तो उसमें कोई ये थोड़ी ना देखेगा कि ये ईरान का है या फिर भारत का है। खैर, तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आप सोच के देखिए कि हमारे देश में तमाम टेक्नोलॉजी होती है। क्राइम सीन को जांच पड़ताल करने के लिए बाकायदा फॉरेंसिक की टीमें हैं। ऐसी चीज़ों को फॉरेंसिक की टीमें पकड़ती हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। छोटे से छोटा सबूत, छोटे से छोटा सुराग, कोई फिंगरप्रिंट हो, कोई बाल का टुकड़ा हो, तो उस बाल की खाल से भी DNA निकाल के फॉरेंसिक वाले कातिल तक पहुंच जाते हैं। तमाम और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं पकड़ सकते, तो उनको पकड़ने के लिए फिर अलग अलग और एजेंसियां हैं।
पूरे देश में अगर पुलिस को जाना है तो SIT बैठाई जाएगी, खास टीम है तो SIT होगा, SUG होगा। अलग अलग तरीके से पुलिस काम करती है और हर काम का मकसद एक ही है कि कोई आरोपी है उसको पकड़ा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लूपहोल हैं जिसमें फंस के इंसाफ रुक जाता है। और आज की कहानी ऐसे ही एक इंसाफ की है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है शाहजहांपुर, और इसी शाहजहांपुर में एक थाना है रोजा थाना। और बात 20 दिसंबर साल 2020 की है, 5 साल पहले की। इसी रोजा थाने में एक खोखा है, मतलब एक छोटी सी दुकान, और इसी दुकान में 20 दिसंबर को आग लग जाती है। अब दुकान बंद, आग लग गई। रात में आग लगी तो धू धू करके पूरी दुकान जली। अब कौन आग बुझाने के लिए बाहर निकले। रात भर में पूरी दुकान जल गई। थोड़ी सी घर से दूर भी थी, लोगों की बस्ती से दूर थी, तो लोग समझ भी नहीं पाए। अगले दिन बेचारा दुकानदार उस दुकान पे गया। जाने के बाद देखता है कि उसकी पूरी दुकान जल चुकी है। जलने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया कि साहब यहाँ पे एक दुकान में आग लग गई है, आ जाइए, पंचनामा वगैरह कर दीजिए। इसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद दुकान पूरी जल चुकी थी, तो सरकार से मुआवजा वगैरह कुछ मिल सके इस वजह से वहाँ पे पंचनामा किया गया। और उस दुकान की जब जांच पड़ताल की गई तो 1-2 ब्रेसलेट जले हालत में मिले और एक आग हड्डी उड्डी मिली। अब दुकान खाने पीने की थी, इस वजह से पुलिस वालों को लगा कि शायद कोई कुत्ता वगैरह होगा, जल गया होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ही हड्डियां मिली थी। पुलिस वालों ने पूरा पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद हड्डियों को भी वहां से समेटा कि चलो भाई, क्राइम सीन पे मिला है तो रख लेते हैं। बोरे में हड्डियां रख के मालखाने में जमा कर दिया। मामला क्लियर कर दिया कि आग लगी थी दुकान में, कुत्ता उत्ता जल गया। चूंकि और किसी कैजुअल्टी की कोई सूचना थी नहीं, बात आई गई हो गई। 2 महीने गुजर गए। 2 महीने गुजरने के बाद एक दूसरा थाना लगता है, मिशन थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक शख्स थाने में जाता है जिसका नाम था रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव थाने में जाता है। जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा गायब है। 21 फरवरी की वो तारीख थी जब ये जाता है। जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरा बेटा गायब है। पुलिस वाले पूछते हैं कब, तो कहता है कि साहब 1-2 महीने बीत गए। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं यार, 1-2 महीने बीत गए और अभी तुम आ रहे हो, कहाँ थे 2 महीने से? पुलिस वालों ने कहा कि इतने टाइम कहाँ थे? तो बाप ने बताया कि साहब, मुझे लगा कि कहीं गया होगा, फिर मैंने खोजा, खोजते खोजते जब मैं थक गया तब किसी ने कहा कि पुलिस के पास जाओ, तो मैं पुलिस के पास आया। अब पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिख ली, लेकिन बहुत ज़्यादा मामले को गंभीरता से लिया नहीं। धीरे धीरे मामला आया गया हो गया। इसी दौरान पिता भी बेचारा लगातार थाने के चक्कर लगाने लगा कि साहब देख लीजिए, अगर कुछ हो सके तो कर दीजिए। इधर पुलिस वालों को लग रहा है कि भाई अब से एक नौजवान लड़का कहीं चला गया होगा घूमने फिरने के लिए। लेकिन इधर लगातार जब पिता थाने के चक्कर लगाने लगा तब पुलिस वालों ने कहा कि यार चलो देखते हैं क्या है। पूछा कि क्या मामला था। तब पिता ने बताया कि साहब 19 तारीख को अपने भाई के साथ वो खाने पे निकला था। निकलने के दौरान उसका बड़ा भाई भी था और सुनने में ये खबर आई कि उसका किसी से झगड़ा उगड़ा भी हुआ था और तब से वो मिला नहीं है। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तब उन्हें लगा कि शायद मामला गंभीर है। लेकिन फिर वही एक सवाल कि अगर कुछ हुआ होता तो भाई लाश वाश तो मिली होती। खैर, उन्होंने पता किया कि भाई 19 तारीख से 20 तारीख के बीच कोई संदिग्ध चीज़ आसपास के किसी थाने में कुछ भी कहीं। पता किया तो पता चला कि हाँ, एक आग लगी थी। अब मिशन थाने वालों ने फिर रोजा थाने वालों से कांटेक्ट किया, पूछा कि उस आग में क्या मिला था। रोजा थाने वालों ने बताया कि कुछ नहीं, एक ब्रेसलेट का टुकड़ा था और एक कुत्ते की हड्डी। अब ये बात जब मिशन थाने वालों ने पूछी तो कहा कि एक काम कीजिए, वो जो ब्रेसलेट मिला था वो आप हमारे हवाले कर दीजिए। अब रोजा थाने वालों ने कहा कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ले लो। अब ब्रेसलेट उस पिता को दिखाया जाता है।
और जैसे ही पिता को दिखाया जाता है, पिता फौरन फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, अरे साहब ये तो मेरे अब से का ब्रेसलेट है। अब पुलिस वालों का माथा ठनक गया कि हम तो सोच रहे थे कि वो तो सिंपल आ गए और इनका बेटा कहीं फरार है, चूंकि दोनों अलग अलग थाने का मामला था। ऐसे कैसे? इसी बीच ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और फैलने के बाद उसी दौरान एक जानवरों का डॉक्टर भी था। जब उसने ये पूरा मामला सुना तो उसने कहा कि काम करते हैं, जो हड्डियां मिली एक बार वो आप हमें दिखा दें। इसके बाद उस जानवर के डॉक्टर ने हड्डी देखी और जैसे ही देखी, देखने के बाद उस आदमी ने कहा कि साहब इसमें से जितनी भी हड्डियां हैं वो किसी भी जानवर की हड्डी से मैच नहीं होती। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तब तो सन्न कि जो मामला इतना सिंपल लग रहा था वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब क्या करें? इसके बाद अब मजबूरी में पिता का फिर डीएनए लिया गया। डीएनए लेने के बाद जो हड्डी थी उसका डीएनए सैंपल लिया गया और डीएनए सैंपलिंग लैब में उसको भेजा गया 2021 में, वो भी फरवरी महीने में। अब डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा गया। अब से का कुछ अता पता चला नहीं। 21 पूरा बीत गया, देखते देखते 22 बीत गया। बाप की बूढ़ी आंखें धीरे धीरे इंतजार करते करते थक गई। 23 भी बीत गया। थाने के चक्कर लगाते लगाते जब पांव थक गए तो फिर 24 आते आते पिता भी कुछ उम्मीद हार के शांत बैठ गया। 24 भी बीत गया और इसी दौरान साल 2025 भी बीत गया। यानी साल 2021 का ये पूरा मामला और 25 बीत गया। 20 का मामला था, 5 साल से ज़्यादा का वक्त। और इतना वक्त बीतने के बाद जब पूरा वक्त बीत गया, अचानक से डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है और इस डीएनए की रिपोर्ट में जो चीज़ आई है वो चौंकाने वाली है। और ये रिपोर्ट अभी कल आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो डीएनए सैंपल उस हड्डी का था वो पिता के डीएनए से मैच करता है। यानी जो डेड बॉडी मिली थी वो किसी जानवर की नहीं, वो अभिषेक यादव की थी। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो पता चलने के बाद पुलिस वालों के तो कान खड़े हो गए। अब उन्होंने आनन फानन में जांच पड़ताल शुरू की। तो जब शुरू की तो पूरी कहानी अभी तक जो पता चली है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल गांव में ही, क्योंकि अभिषेक यादव 30 साल का था और एक प्राइवेट गाड़ी चलाया करता था, तो गाड़ी चलाने के दौरान गांव के जो लड़के थे उसके साथ दोस्ती भी थी। एक का नाम था राहुल मौर्य, एक का नाम था धीरज, एक 2 लड़के और थे। इन तमाम लोगों से दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अक्सर कभी किसी से दोस्ती तो किसी से झगड़ा। अक्सर ऐसा लड़कों में होता है कि भाई आज इनसे कहा सुनी हो गई तो वो दोस्त है, उससे कहा सुनी हो गई तो ये दोस्त है। ये चीज़ें लगातार चलती रही। लेकिन 19 तारीख की रात को जब अभिषेक यादव खाना खाने के लिए जाता है तो जाने के दौरान उसी दुकान पे राहुल मौर्य और धीरज भी बैठे थे और एक आदमी और। कहते हैं कि बैठने के दौरान ही कहा सुनी हो गई और कहा सुनी के दौरान जो भाई था वो चला भी गया जिसके साथ अभिषेक गया था। और इसी बीच धीरज ने लाठी उठा के अभिषेक यादव के सर पे मार दिया। अब लाठी मारी तो पूरी बॉडी अनकॉन्शियस, तुरंत सर फट गया, खून निकलने लगा और भी लोग उसमें शामिल हुए, पीटने लगे और पीटते पीटते अभिषेक को मार डाला। अब मार डाला, लाश का क्या करें, गलती तो हो गई। तब दिमाग में आया कि एक बगल में गिमटी है, खोखा, और रात के 8-9 बजे बंद हो जाती है और लकड़ी की गिमटी है। अगर लाश को हम उसमें डाल दें और डालने के बाद उसको जला दें तो कौन डाउट करेगा, पूरी लाश जल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ ये उस लाश को गिमटी के पास जाते हैं, उसका ताला तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसमें लाश को ठूंसते हैं। ठूंसने के बाद आग लगाते हैं। पूरी रात वो पूरी गिमटी, पूरा खोखा लाश समेत जलता रहा। और उसमें इतनी लकड़ी थी, और आमतौर पे अगर आप किसी खोखे को देखें तो उसमें जो लकड़ी लगी होती है वो पूरी काठ होती है, मतलब काफ़ी देर तक वो जलेगी। क्योंकि ऐसी लकड़ी को चुना जाता है कि जो बरसात कहीं सर्वाइव कर जाए, धूप सर्वाइव कर जाए, ठंडक सर्वाइव कर जाए। क्योंकि आप हल्की लकड़ी लेंगे वो 1-2 बरसात में सड़ जाएगी। जो काठ होती है
वो फिर सालों साल बरसात में मजबूती के साथ खड़ी रहती है। और ऐसी लकड़ियों को चुना जाता है तो ऐसी लकड़ियाँ जलती भी बहुत ज़्यादा देर तक हैं, उनमें कोयला ज़्यादा बनता है, ये ज़्यादा उष्मा भी पैदा करती हैं। तो ऐसे हाल में गिमटी जलती रही, उसी बीच लाश जल गई। और जो लोग हिंदू धर्म में होंगे, सनातन धर्म में होंगे, उनको पता होगा कि लाश जब जल जाती है तो अगर कायदे से लाशें जला दी जाए तो फिर इतनी उतनी हड्डी वही कमर के आसपास की बचती है, बाकी कुछ बचता नहीं है। वो सब फिल्मों में होता है कि खोपड़ी बचती है, ये बचती, कुछ नहीं बचता, बस थोड़ी सी हड्डी। तो कायदे से कहा जाए तो उन हड्डियों को देखने के बाद कहीं से भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो इंसान की हैं या फिर किसकी हैं, खासकर तब जब आपको डाउट भी ना हो। तो पुलिस वालों को भी शायद डाउट हुआ नहीं, गांव का कोई गायब था नहीं, खाने ये लोग अपने गांव से दूसरे थाने में गए थे, पिता ने भी कंप्लेन 2 महीने बाद लिखाई। तो पुलिस वालों को लगा कि यार कौन बवाल पाले, छोड़ो। वैसे भी हमने अक्सर तस्वीरें देखी हैं कि आपके थाने में लाश मिलती है तो पुलिस वाले दूसरे थाने में धीरे से ले जाके फेंक देते हैं। कहीं बॉर्डर हो तो पुलिस वालों में बहस हो जाती है कि तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ, क्योंकि पुलिस वाले काम करना भी नहीं चाहते। और खासकर ऐसे मामलों में जिसमें कोई सुध-बुध लेने वाला ना हो, ऐसे मामलों में तो सच में कुछ नहीं करना चाहते। बहरहाल अब डेड बॉडी की शिनाख्त हुई है 5 साल बाद, गिरफ्तारियां चालू हैं, इंसाफ कब तक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में कई लूपहोल ऐसे, जैसे आप डीएनए सैंपलिंग का मान ली, इसमें किसकी गलती है? 5-5 साल तक डीएनए सैंपलिंग ही नहीं हो पाई। 5 साल बाद तो रिपोर्ट आ रही होगी, तब जब इसको अलर्ट पे रखा गया कि भाई डीएनए दो, डीएनए दो, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। तो फिर इग्नोर तो न जाने कितने सालों तक हो जाए, और ये इस देश की कड़वी सच्चाई है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।